इधर सबका दिन बात मत करो, मैं एक बार पूरा स्टार्टिंग से टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। किसी का माइक ऑन है? चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसके अंदर टोटल हम लोग को 6 हेडिंग्स पढ़ना था। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? पब्लिक कॉर्पोरेशन, तो वो भी याद रखना है। गवर्नमेंट कंपनी, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जॉइंट वेंचर, जेवी और पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे प्राइवेट एंटरप्राइज क्या होता है, पब्लिक एंटरप्राइज क्या होता है और ग्लोबल एंटरप्राइज क्या होता है। प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब जो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो होते हैं। जैसे अंबानी ओपन किया, अडानी ओपन किया, तो वो प्राइवेट एंटरप्राइज माना जाएगा। जो भी बिरला कंपनी है, जियो कंपनी है, ये सब। लेकिन जो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक एंटरप्राइज, जो पूरा तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। जैसे टेलीग्राम बोल रहा हूँ, पोस्टेज हो गया, टेलीग्राफ हो गया, फिर बीएसएनएल हो गया, ये सब जो है ये गवर्नमेंट का ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड है। रेलवे स्टेशन, रेलवे वगैरह हो गया, वो सब कुछ पब्लिक के अंदर आ जाता है, पब्लिक एंटरप्राइज। और ग्लोबल एंटरप्राइज मतलब जो पूरे विश्व में अपना धंधा कर रहा है, सिर्फ एक देश के अंदर नहीं, अलग अलग देश में धंधा कर रहा है। तो प्राइवेट हम लोग को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना था, वो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग डिस्कस कर दिए। सोल प्रोपराइटर, एचयूएफ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, पार्टनरशिप, ये सब। तो हम लोग को चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करना है पब्लिक एंटरप्राइज और ग्लोबल एंटरप्राइज। पब्लिक टोटल 3 होते हैं। पहला होता है डीयू, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सेकंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और थर्ड गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले स्टार्ट किए थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वो अपने मिनिस्टर्स के अंदर, मिनिस्ट्रीज को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटता है। जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री का काम होगा कंट्री के अंदर रेलवे वगैरह प्रॉपर बना है कि नहीं बना है वो चेक करना। एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम होगा हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल, ये सब बना है कि नहीं। और हेल्थ मिनिस्ट्री का काम होगा चेक करना कि कंट्री के अंदर प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटी है या नहीं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज होते हैं इसको हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। बाकी दोनों के अंदर जो एम्प्लॉइज है, बाकी दोनों मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, क्या इन दोनों की एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं? नहीं। तो बस इतना याद रखना है, जो पहला वाला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सिर्फ इसके एम्प्लॉय को हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोलते हैं। इसे कुछ एग्जाम्पल थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल, ये सब जो है ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है। फिर इसके कुछ फीचर्स थे। सबसे पहले सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, ये डायरेक्टली आंसरेबल हो जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से, ऑडिट सिस्टम गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से, इनका जो फाइनेंस होता है वो गवर्नमेंट के खजाने से होता है, ट्रेजरी से होता है, और इनका जो मैनेजमेंट होता है ये अलग अलग स्पेसिफिक मिनिस्ट्री संभालता है। इन लोग जितना भी पैसा कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट को जमा करना रहता है, क्योंकि इनको पैसा गवर्नमेंट से मिला है, तो जो रेवेन्यू अर्न करेंगे वो भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देंगे। बाद में गवर्नमेंट इनका सैलरी वगैरह बना के दे देगा। इसका एडवांटेज, 4 एडवांटेजेस में से कोई भी 2-3 तो याद रहना है। सबसे पहले इजी फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। सेकंड, यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो इफेक्टिव कंट्रोल रहता है, मतलब सारा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, सेंट्रलाइज कंट्रोल रहता है, एक जगह पूरा कंट्रोल रहता है। तीसरा लिखा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ऑप्टिमम मतलब जो बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है, वेस्टेज नहीं होता है, जितना पैसा मांगते हैं गवर्नमेंट चेक करता है, उसके बाद इनको पैसा देता है। और पार्लियामेंट के इन लोग सुपरविजन में है, इस वजह से पब्लिक का ट्रस्ट बना हुआ रहता है, अकाउंटेबिलिटी। इसका डिसएडवांटेज इंपॉर्टेंट है। पहला, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ये अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, हर काम पार्लियामेंट इनको बोलेगा वही काम करना पड़ेगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं वहां के एम्प्लॉइज के होने के 2 रीजन है। पहला, सारा पैसा गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है, इन लोग कुछ भी खुद नहीं रख पाते। और जो यहाँ प्रमोशन होता है वो सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है, एफर्ट्स के बेसिस पे नहीं होता। अगला, लैक ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, जितना भी पैसा कमाते हैं सारा गवर्नमेंट के पास जमा कर देते हैं, तो इनके पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहता। रेड टेपिज्म मतलब ब्यूरोक्रेसी, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेपर वर्क रहता है, हर चीज के लिए पेपर फॉर्मेलिटी वगैरह लगेगा। और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो गवर्नमेंट तय करके देता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कितने आएंगे, कैसे आएंगे, उनका रिक्रूटमेंट, उनका रेम्यूनरेशन, वो सारा डिसाइड करने का रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के पास रहता है। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। अगला पढ़े स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूट का मतलब, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लॉ, कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी। तो जो लॉ के द्वारा कंपनी बनाया गया उसको हम लोग स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बोलेंगे। तो याद रखना है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होता है, उसके बाद स्टैब्लिश होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसका कुछ कुछ फीचर्स था, जैसे फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट होता है, इनमें ऑटोनॉमी रहता है, मतलब फ्रीडम रहता है, लेकिन पूरे तरीके से फ्रीडम नहीं रहता। इनका ऑडिट एक्ट के अनुसार से होता है, अकाउंटिंग एक्ट के अनुसार होता है। इनका सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। और डिसीजन मेकिंग जो है फास्टर हो जाता है, क्योंकि हर बात गवर्नमेंट से पूछना नहीं पड़ता है। इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट। इसका कुछ एडवांटेजेस था। पहला, इन लोगों के पास फ्रीडम रहता है,
सेकंड, ये जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, इनका मोटिव सर्विस मोटिव रहता है, प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है, और यहाँ के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं। एफिशिएंट एम्प्लॉय इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रूल होता है, जो भी रेगुलेशन होता है रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट, रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन, वो सारा डिसाइड करने का काम होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करते। फिर इसका डिसएडवांटेज था, 4 डिसएडवांटेज। सबसे पहला, फ्रीडम सिर्फ पेपर तक सीमित है, एक्चुअल में इनको कोई फ्रीडम वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ पेपर तक सीमित है फ्रीडम। लैक ऑफ इनिशिएटिव, कोई भी इंप्लॉय आगे आकर अपना बात नहीं रख पाता है। रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनका रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, तो अगर इसको चेंज करना है तो फिर एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाके चेंज करना पड़ेगा, तो इतना ईजी नहीं है, रिजिड है। और अनफेयर प्रैक्टिस, मतलब यहाँ पे करप्शन वगैरह बहुत होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर। इसके कुछ डिफरेंस देखे थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। उसके बाद हम लोग अगला स्टार्ट किए थे गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 45 कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइन है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन था, गवर्नमेंट कंपनी मींस अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्बिनेशन, मतलब या तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा 51% खरीदेंगे, या तो स्टेट गवर्नमेंट पूरा 51% खरीदेंगे, या तो दोनों मिला जुला के 51% खरीद सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोल देंगे। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, ये ओनर है, ओनर था, ओनर अपना एक बिजनेस चालू किया, एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं है, वो अपना एक बिजनेस चालू किया। अगर इसमें पूरा पूरा कंट्रोल इसी का है तो इसके पास कितना परसेंट था पहले? 100%। अब मान लो ये बहुत प्रॉफिट कमा रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखा, मतलब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी चेक किया कि यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो बीजेपी बोला कि चलो हम लोग ये कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। तो बीजेपी इस कंपनी का 51% शेयर खरीद लिया। तो जैसे ही कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अकेले में या मिला जुलाकर 51% खरीदते हैं, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो बताओ ये जो कंपनी था, ये क्या गवर्नमेंट बनाया था? नहीं, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी कैसे बन गया? ये गवर्नमेंट कितना परसेंट लिया शेयर? 51%। वो एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं बनाया था, वो तो एक नॉर्मल प्राइवेट इंडिविजुअल बनाया था, लेकिन उस पर्टिकुलर कंपनी का 51% शेयर गवर्नमेंट रख लिया, तो कंपनी जो हो गया अब से गवर्नमेंट कंपनी बन गया। और जो ओनर है, ओनर के पास कितना परसेंट बचा? 49%। मेजर डिसीजन किसका चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का या ओनर का? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना परसेंट है? 51%, और ओनर के पास 49% है, तो ज्यादा जो मेजर स्टेक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसका हम लोग 3 केसेस भी डिस्कस किए थे, एग्जाम में केस स्टडी आ जाता है कि तुम लोग को एक केस दे देगा, बोलेगा कि पर्टिकुलर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं। तो पहला केस में सेंट्रल गवर्नमेंट 51% खरीद लिया जियो का, तो बताओ जियो गवर्नमेंट कंपनी बन गया या नहीं? बन गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट खरीदा है? 51%। मिनिमम 51% ही खरीदना है। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट 82% खरीदता, तब बनता कि नहीं? सोच के बताओ, बनता या नहीं बनता? बन जाता, बस मिनिमम रिक्वायरमेंट है 51 खरीदने का। 51 के ऊपर कितना भी जा सकते हैं, 90, 100 चल जाएगा, बस मिनिमम 51 ले लिए, गवर्नमेंट अगर लिया तो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। केस नंबर 2, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये मान लो जियो कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जियो कंपनी का 40% खरीदा, और मान लो मैं जियो कंपनी का जाके 11% खरीद लिया, क्या ये जियो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनेगा? क्यों नहीं बन रहा है? इंडिविजुअल के पास है, गवर्नमेंट के पास 51 है या 40% है? 40% है, 40% से कोई भी गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन सकता। एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास 51% होना चाहिए, तब जाके वो गवर्नमेंट कंपनी बनेगा। एक इंडिविजुअल को काउंट नहीं करेंगे, वो तो प्राइवेट इंडिविजुअल है, उसको काउंट नहीं करेंगे। और केस नंबर 3 डिस्कस किए थे, यहाँ पे कंट्री का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाजपा, वो 40% खरीद लिया जियो कंपनी का। स्टेट गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खरीद लिया 10%, और राजस्थान का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खरीद लिया 2%। तीनों मिलाकर कितना परसेंट हो रहा है? 52%। और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 51। तो बताओ ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हुआ या नहीं? हो गया। बस का रिक्वायरमेंट है कि 51% होना है, और इन सब लोग मिला के 52% खरीद लिए, तो ये गवर्नमेंट कंपनी बन गया। जरूरी नहीं है कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट ही खरीदना है, स्टेट गवर्नमेंट भी खरीद सकता है, बस इन टोटलिटी में अगर चेक किया जाए तो 50% होना है। इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, जैसे कि भेल का फुल फॉर्म क्या था? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और सेल का फुल फॉर्म? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गेल का फुल फॉर्म? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो भेल, सेल, गेल। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इंडियन ऑयल पेट्रोलियम लिमिटेड, ये सब जो है ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट में मिनिमम गवर्नमेंट इनका 51% खरीद के रखा है। हाँ हाँ, क्या चीज का? हाँ हाँ, पब्लिक है, तो अभी उसको प्राइवेट करेंगे। हाँ, तो प्राइवेट करने का बहुत सारा रीजन है ना, अभी तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, एक टर्म होता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्टिकुलर कंपनी, मान लो गवर्नमेंट का कंपनी है,
गवर्नमेंट का कंपनी प्रॉफिट कमाता है तो गवर्नमेंट को बहुत मजा आता है, लेकिन जैसे ही वो प्रॉफिट कमाना बंद कर देता है या प्रॉफिट बहुत कम कमाता है तो गवर्नमेंट को लगता है हम लोग जहाँ निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, वो बहुत ही लॉस में जा रहा है, तो गवर्नमेंट वहां से पैसा निकाल लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मतलब गवर्नमेंट अगर वहां से पैसा निकाल लेगा, गवर्नमेंट जितना निवेश किया था वो सब ले लेगा, तो ये किसी प्राइवेट के हाथ में चला जाएगा। उसके होने के मल्टीपल रीजन है। एनएमडीसी बहुत हेवी लॉसेस में जा रहा था, फिर किसी और का काम कोई और कर देता है, वही क्या बोलते हैं ना, कुछ कुछ मतलब वो नहीं जा पाता तो उसके जगह में कोई इसका दोस्त जाके काम कर लेता है। उसकी वजह से इफेक्टिविटी कंपनी का खराब हो जाता है। जिसको नहीं भी आता है वो भी अपना स्पेशलाइजेशन लगाना चालू कर देता है। तो उसके बहुत सारे रीजन है। तो अभी एनएमडीसी थोड़ा टाइम पहले बहुत, अभी लॉस में है कि नहीं, नहीं है, हाँ, तो अभी थोड़ा टाइम पहले लॉस में था। वैसे बहुत साल से बात चल रहा है कि प्राइवेटाइज होगा होगा होगा। बाकी प्राइवेटाइज हुआ तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर कम कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट वो फंडिंग नहीं करेगा तो सैलरी कम हो जाएगा। जो उनको पेंशन मिलता है, जो एक बार रिटायरमेंट होने के बाद जो 60 साल हो जाता है, एक साथ लमसम अमाउंट 15 लाख 20 लाख कुछ मिलता है, वो कम हो जाएगा। फिर उनका जो मंथली जो छुट्टी उट्टी होता है पूरा ईयरली, वो छुट्टी कम हो जाएगा। तो उसके अपने अपने डिसएडवांटेजेस है, तो बहुत लोग इसके खिलाफ भी है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन होगा तो बहुत हद तक नए नए लोग को वो लेंगे। अभी जैसे वो ले रहे हैं ना, आदिवासी कम्युनिटी को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो गया तो सारे इंडिविजुअल को लेंगे, कोई आदिवासी को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलेगा। कोई भी अगर क्वालिफाइड पर्सन है तो वो आके एनएमडीसी में जॉब ले लेगा। तो उसके बेनिफिट भी है और उसके डिसएडवांटेजेस भी है। बेनिफिट ये है कि नए नए बंदे लोग आकर ज्वाइन कर सकते हैं, और डिसएडवांटेज ये है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसका सैलरी वगैरह बहुत कम हो जाएगा। डिपेंड करता है। तो जब गवर्नमेंट अपना पैसा निकाल लेता है उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। वो जनरली तब करता है जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत लॉस में चलता है, तब। ऐसा पॉइंट है। तो गवर्नमेंट कंपनी हम लोग डिस्कस कर लिए थे। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 51% शेयर खरीदना है। तो जो मिनिमम 51% शेयर खरीदेंगे किसके नाम पे होना चाहिए? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कोई स्पेसिफिक था किसके नाम पे? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट। द्रौपदी मुर्मू का सिग्नेचर होगा, उसका साइन होगा, नाम उम सब उसका लिखा रहेगा। तो जो शेयर सर्टिफिकेट होगा उसमें नाम द्रौपदी मुर्मू का लिखा होगा, और वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करेगा वो शेयर। ये एमसीक्यू में भी आता है, बुक में भी है वो एमसीक्यू। तो याद रखना है, जो ये शेयर है, शेयर जो लेंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे लेंगे, जो भी तत्कालीन प्रेसिडेंट होगा वो। इसके एडवांटेजेस थे कि उन्हें ऑटोनॉमी मिलता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी था कि ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, सिर्फ पेपर तक सीमित है। यहाँ पे ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, क्योंकि ओनर जो चाहे वो अपने मर्जी से कर सकता है। यहाँ पे स्टाफ एफिशिएंट होता है, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है रिलेटेड टू रेम्यूनरेशन एंड रिक्रूटमेंट, वो ओनर डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगा। और कई बार इसमें कोलैबोरेशन होता है और फ्री में एक दूसरे का बार्टर एक्सचेंज के थ्रू रिसोर्स यूज कर लेते हैं सस्ते में। डिसएडवांटेजेस, पेपर तक ही सीमित है इनका जो फ्रीडम है। कई बार पॉलिटिकल पार्टी कंपनी को खरीद लेता है, मतलब शेयर इन्वेस्ट कर देता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है कंपनी के अंदर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए होते हैं। फिर इन तीनों का हम लोग डिफरेंस बिटवीन नोट कर लिए थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। अगला स्टार्ट किए थे मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल, मल्टी का मतलब होता है मेनी और नेशनल का मतलब होता है कंट्रीज। तो जो बहुत सारे कंट्रीज में धंधा कर रहे हैं उनको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। इसको शॉर्ट में एमएनसी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इनके और क्या क्या नाम है? ग्लोबल एंटरप्राइज, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल एंटरप्राइज। जैसे एग्जांपल हो गया कोका कोला, नाइकी, रीबॉक, लॉरियल, सोनी, एलजी, सैमसंग, ये अमेजोन, ये सब जो होते हैं अलग अलग कंट्री के अंदर धंधा करते हैं। तो ये सब कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में आ जाएंगे। याद रखना, मल्टीनेशनल कंपनी जहां बना हुआ होता है उसको बोलते हैं होम कंट्री, और जहां जहां धंधा कर रहे हैं उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री। मेजर जो कंट्रोल होगा वो किसका रहेगा? होम कंट्री का या होस्ट कंट्री का? होम कंट्री का। होम कंट्री के अंदर क्या रहता है कंपनी का? हेडक्वार्टर। तो हेडक्वार्टर जहां रहेगा उन्हीं लोग मेन डिसाइड करेंगे। उन लोग अल्टरनेटिव दे सकते हैं होस्ट कंट्री वाले कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल रहेगा वो होम कंट्री के हेडक्वार्टर के तरफ से रहेगा। तो एप्पल, एप्पल यूएसए बेस्ड कंपनी है, वहां बना हुआ था, तो यूएसए को होम कंट्री बोलेंगे। और एप्पल जहां जहां जिस जिस देश में धंधा कर रहा है, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तो ये सब जगह को हम लोग होस्ट कंट्री बोलेंगे। यहां तक का कंप्लीट हो गया था। फिर फीचर देखे थे मल्टीनेशनल कंपनी के क्या क्या फीचर होते हैं। पहले की ये बहुत जाइंट साइज के होते हैं, बिग साइज के होते हैं, और इनके पास पैसे की कमी नहीं रहती। और कई बार ये इतना ज्यादा कमा लेते हैं कि कई सारे कंट्री के जीडीपी को क्रॉस कर देते हैं। इनमें सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, मतलब जो भी कंट्रोल रहेगा वो होम कंट्री के हेडक्वार्टर के पास रहेगा। होस्ट कंट्री लोग फाइनल डिसीजन नहीं लेंगे। यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन लोग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेटेस्ट रोबोट वगैरह का यूज करके, एआई वगैरह का यूज करके इन लोग प्रोडक्ट का इनोवेशन वगैरह करते हैं। विद द प्रोडक्ट इनोवेशन, इन लोग नया नया इनोवेशन करते जाते हैं कि कस्टमर अट्रैक्ट हो हमारे प्रोडक्ट के साथ और परचेस करे। इनोवेशन करने का डिपार्टमेंट किसका रहेगा? याद करो, इनोवेशन कौन करता है?
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। तो R&D डिपार्टमेंट जो होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वो रिसर्च करके देगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इन लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह में, बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स, ये सब लगाते हैं। और उसके बाद इनके पास ओलिगोपोलिस्टिक पावर रहता है। ये क्या होता है ओलिगोपोली? पावर 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 इन वन हैंड नहीं, फ्यू सेलर्स, मतलब कुछ के पास ही सिर्फ पावर रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, मार्केट में इतने सारे पेस्ट के कंपनी है, लेकिन लोग जब मार्केट में जाते हैं तो जनरली उन लोग बोलेंगे कोलगेट दे दो, पेप्सोडेंट दे दो, डाबर दे दो, क्योंकि ये जो दो तीन कंपनी है वो रेपुटेशन बहुत ज्यादा कमा चुके हैं। इन लोग इतना एडवर्टीजमेंट करते हैं कि इन लोग सबसे टॉप में बैठे हुए हैं। तो यही वाला पॉइंट है ओलिगोपोली, मतलब जब मार्केट में बहुत सारे प्लेयर नहीं रहे, कुछ फ्यू प्लेयर बस रहे मार्केट में, तो वो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। तो जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं, इन लोग के पास ओलिगोपोली पावर रहता है। ओलिगोपोली। और एक होता है, अभी जब इको पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें देखोगे, लास्ट जो चैप्टर है मार्केट, उसमें पढ़ेंगे ओलिगोपोली, मोनोपोली, डिओपोली, तो वो सब बहुत सारा पढ़ेंगे। मोनोपोली आज के डेट में जियो है। जियो अभी अभी अपना प्लान बढ़ाया है, तो बाकी सारे उसके जो भी देखने वाले जैसे एयरटेल वगैरह हो गए, इन लोग भी अपना प्लान बढ़ाना चालू कर दिए। क्यों? क्योंकि जियो के पास सबसे ज्यादा कस्टमर है। तो जब मार्केट में सिर्फ एक सेलर होता है सबसे तगड़ा, उसको बोलते हैं मोनोपोली। और जब फ्यू सेलर होते हैं, मतलब कुछ गिनती में होते हैं, उनको बोलते हैं ये ओलिगोपोली। तो जियो आज के डेट में मोनोपोली है। जियो जैसा करना था वो कर दिया, एक बार डिसीजन लिया, अब लोग को पैक डलवाना ही पड़ेगा। क्योंकि बीएसएनएल का जो रिचार्ज बहुत सस्ता है, 158 159 में कुछ अच्छा पैक है, लेकिन उसका नेटवर्क ठीक नहीं है, वो तुरंत तुरंत नेटवर्क चले जाता है ना कितिका? तो यही वाला पॉइंट है। और ये जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, ये डोमिनेट कर देते हैं बाकी छोटे मोटे कंपनीज को। जब छोटे मोटे कंपनी बाहर धंधा करना सोचते भी हैं, तो इन लोग उसको दबा के रख देते हैं। और जैसे उन लोग थोड़ा बढ़ना चालू होते हैं, तो उन लोग छोटे मोटे कंपनी को एमएनसी परचेज कर लेता है और बड़ा हो जाता है। जैसे मान लो कोलगेट, कोलगेट का मार्केट में ओलिगोपोली है, पतंजलि उससे लड़ रहा था, अज्यूम कर लेते हैं पतंजलि उससे कंपीट कर रहा था, तो कोलगेट क्या किया, पतंजलि को भी खरीद लिया। अज्यूम, बस एग्जांपल, असली में नहीं परचेज किया है, तो पतंजलि को खरीद लिया। अब कोलगेट के पास अपना खुद का पावर भी था और पतंजलि का भी पावर आ गया। तो इसको बोलते हैं जब फर्म को अक्वायर कर लेते हैं, कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अगर मार्केट में बहुत सारा कंपटीशन रहता है तो उन लोग खत्म कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट है ओलिगोपोली पावर। जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनके पास ओलिगोपोली पावर रहता है, और कई बार वो छोटे मोटे कंपनी को खरीद लेते हैं। अगला स्टार्ट किए थे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो कंपनी एक साथ मिलकर धंधा करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो जॉइंट वेंचर इज अ पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। जैसे मारुति और सुजुकी दोनों मिलकर एक नई कंपनी बन गए, तो इसको बोलेंगे जॉइंट वेंचर। इसमें एग्जाम्पल भी था, क्या था, तुंगभद्रा तुंगभद्रा इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया का था, और यामाहा मोटर्स लिमिटेड जापान का था। ये दोनों मिलके बिरला यामाहा लिमिटेड बन गए। मारुति कंपनी इंडिया का था, सुजुकी कंपनी जापान का था, दोनों मिलके मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बन गए। तो ये सब जो होता है इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। बताओ, जॉइंट वेंचर बनाने के लिए सेम कंट्री में होना चाहिए क्या? नहीं, वो सेम कंट्री के भी हो सकते हैं, एक इंडिया का एक फॉरेन का भी हो सकता है, दोनों फॉरेन के भी हो सकते हैं। तो उसमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। और दोनों कंपनी मिलते हैं, दोनों अपना पैसा लाते हैं एक साथ, और दोनों डिसीजन में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ये कुछ कुछ एग्जाम्पल है, उबर और ये वॉल्वो ये मिलकर ऑटोनोमस व्हीकल्स वगैरह बनाना चालू कर दिए। ये क्या है, एक्सॉन मोबिल और इंडियन ऑयल मिलकर नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाना चालू किए। मर्सिडीज और वॉल्वो मिलकर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन वगैरह बनाना चालू किए। तो ये सब होता है जॉइंट वेंचर। और कुछ ऐसे अनसक्सेसफुल जॉइंट वेंचर भी रहे, जब दोनों कंबाइन हुए तो इनका लॉस हुआ, फिर ये दोनों आधे से ज्यादा लोग अलग अलग हो गए। अब इसके फीचर्स, सबसे पहला फीचर इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। अब देखो, अगर दो कंपनी एक साथ मिलेगा, मान लो ये जियो कंपनी और एक एयरटेल कंपनी, दोनों अगर एक साथ मिलेंगे तो दोनों का पैसा आएगा, दोनों के मैन पावर आएंगे, तो दोनों कंपनी का बेनिफिट तीसरे कंपनी को मिलेगा। तो यही वाला पहला पॉइंट लिखा है, इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। जैसे अगर जियो कंपनी है, जियो कंपनी के पास पैसा भी है, एयरटेल कंपनी के पास भी मान लो पैसा है, उसके लेबर है, तो जो तीसरा कंपनी बनेगा उसके पास पैसा भी अच्छा आएगा, लेबर भी अच्छा आएगा। तो वही पॉइंट है, इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। रिसोर्स मतलब हम लोग पैसे की भी बात कर रहे हैं और साथ में लेबर का भी बात कर रहे हैं। ये पहला पॉइंट। सेकंड, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो ये इंडिया का कंपनी है जियो, जियो अगर कंबाइन होगा, जॉइंट वेंचर करेगा किसी चाइना के कंपनी के साथ, कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी चाइना का, उसके साथ जब कंबाइन करेगा तो जियो इंडिया में भी सेल कर पाएगा अपना सिम, और इंडिया के बाहर भी सेल कर पाएगा। तो इसीलिए नए नए मार्केट का एक्सेस मिलेगा। जो सेकंड पॉइंट लिखा है, एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब तक जियो इंडिया में बेच रहा था, लेकिन जब वो चाइना के साथ कोलैबोरेट करेगा, जॉइंट वेंचर करेगा, तो चाइना में उसको एक नया मार्केट मिलेगा अपने सामान को बेचने के लिए। तो ये पॉइंट था। कल इतने ही तक लिखे थे ना बस। अब अगला थर्ड पॉइंट लिख लो, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। ये भी सिंपल पॉइंट है। अगर जियो कंपनी किसी चाइना के कंपनी के साथ मिक्स होगा, जॉइंट वेंचर करेगा,
तो जियो कंपनी को चाइना का टेक्नोलॉजी एक्सेस करने का मौका मिलेगा। चाइना में जो इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सब वो एक्सेस कर पाएगा और सस्ते में सामान बना पाएगा। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी इसमें लिखो, एडवांस टेक्निक्स, लिखो लिखो जल्दी, एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, advanced technique of production leads to superior quality of products, advanced technique of production leads to superior quality of products and reduced cost of production. Advanced techniques of production leads to superior quality of products and reduced cost of production. मतलब अगर जियो कंपनी चाइना की कंपनी से कोलैबोरेट करेगा, जॉइंट वेंचर करेगा, तो जियो को फ्री में चाइना का टेक्नोलॉजी यूज करने मिलेगा। एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट, इट सेव लॉट ऑफ टाइम, इट सेव लॉट ऑफ टाइम, इससे जियो कंपनी का बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत पैसा बच जाएगा, एनर्जी बच जाएगा, क्योंकि उसको अब खुद से बनाना नहीं पड़ेगा, वो चाइना का सीधा टेक्नोलॉजी यूज कर पाएगा। It saves lots of time, energy and investment because they do not have to develop their own technology. तो जियो कंपनी को अपना नया टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं पड़ेगा, वो चाइना के टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। It saves lot of time, energy and investment because they do not have to develop their own technology. Example लिख लो एक, by joining hands with a company of developed nation, Indian companies can get benefit of advanced technology. इंडिया में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, इंडिया में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अगर हम लोग बाहर किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करेंगे तो उनका टेक्नोलॉजी हम लोग फ्री में यूज कर पाएंगे, अपना बहुत कॉस्ट बच जाएगा। जैसे इंडिया में जो फिल्म वगैरह होता है इसके अंदर एनिमेशन उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन फॉरेन के जो फिल्म्स वगैरह होते हैं इसमें एनिमेशन बहुत तगड़ा रहता है। तो कई बार इंडिया के जो भी डायरेक्टर्स वगैरह रहते हैं फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करते हैं और उनके रिसोर्सेज को यूज करते हैं, क्योंकि उतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर बनाना बोलने से वो फीसेबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ जाएगा। By joining hands with a company of developed nation, Indian companies get the benefit. ये नहीं है, Indian companies can get benefit of advanced technology. तो अगर कोई इंडिया का कंपनी बाहर किसी कंट्री के साथ ज्वाइन करेगा, जॉइंट वेंचर बनाएगा, तो इंडियन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा बाहर के कंपनी के टेक्नोलॉजी का। By joining hands with a company of developed nation, Indian companies can get benefit of advanced technology. वैसे नेशन तीन होता है, पता होना चाहिए ना, एक होता है अंडर डेवलप्ड, एक होता है डेवलपिंग और तीसरा होता है डेवलप। तो अपना जो इंडिया है वो ये डेवलपिंग वाले स्टेज में है। अभी वो डेवलप्ड बन जाता, लेकिन ब्रिटिशर्स जो आकर पूरा पैसा उसा लेके चले गए, उस वजह से हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आ गए। चाइना, यूएसए, ये सब डेवलप्ड नेशन में आता है। तो अगर इंडिया जैसे कंट्री कोई डेवलप्ड नेशन के साथ धंधा करेगा तो इंडिया को बेनिफिट मिलेगा बाहर कंट्री के टेक्नोलॉजी का। फोर्थ पॉइंट, इनोवेशन। जब दो कंपनी एक साथ मैच होता है, जॉइंट वेंचर करता है, तो दोनों के अलग अलग आइडियाज को बना पाते हैं, उससे एक नया प्रोडक्ट जनरेट होता है। जॉइंट वेंचर हेल्प बिजनेस to come up with new product. Joint venture help business to come up with new product and innovative products for the market because of new idea and technology. तो जब दो कंपनी एक साथ जॉइंट वेंचर करते हैं तो नया नया प्रोडक्ट इनोवेट हो पाता है, दोनों कंपनीज के आइडिया शेयर होंगे एक दूसरे के साथ और अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन के निकलेगा। Joint venture helps business to come up with new and innovative product for the market because of new ideas and technology of foreign partners. जैसे जियो अगर किसी फॉरेन कंपनी के साथ मिक्स होता है, जॉइंट वेंचर होता है,
तो फॉरेन पार्टनर्स उसको नए नए आइडिया देंगे, वो इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट करके और ज्यादा पैसा कमा पाएगा। फिफ्थ पॉइंट, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये नॉर्मल सा बात है, जब भी हम लोग दो कंपनी को मिक्स करेंगे तो सस्ता हो जाएगा चीजें। अब जो हम लोग को खरीदना पड़ रहा था, अब मैं डायरेक्ट दूसरे कंपनी से ले सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसीलिए बहुत ज्यादा कॉस्ट में रिडक्शन आ जाएगा। अगर मैं दूसरे कंपनी के साथ मिक्स नहीं होता तो मेरे को खुद खरीदना पड़ता वो चीज, अब मैं दूसरे कंपनी से बिना पैसा दिए वो यूज कर पा रहा हूँ, तो इसलिए लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन इंटरनेशनल कंपनीज मर्ज, मर्ज मतलब जब दो कंपनी एक साथ मिक्स होते हैं। व्हेन इंटरनेशनल कंपनी मर्ज विथ एन इंडियन कंपनी, व्हेन इंटरनेशनल कंपनीज मर्ज, मर्ज का मतलब कोलैबोरेट होना, विथ एन इंडियन कंपनी, they get lots of benefit, they get lots of benefit due to lower cost of production. When international companies merge with an Indian company, they get lots of benefit due to lower cost of production because of low cost of raw material, labor, chartered accountant, scientist, etc. When international companies merge with Indian company, they get lots of benefit. They get lots of benefit due to lower cost of production because of low cost of raw material, labor, chartered accountant, scientist, etc. बाहर वाले कंपनी हमारे साथ जॉइंट वेंचर इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर लेबर मैन बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, दिन का 100 रुपए दिहाड़ी लेंगे, 200 रुपए दिहाड़ी लेंगे। वही फॉरेन में जाओ वहां बहुत महंगा पड़ता है, तो बाहर बाहर की कंपनी इंडिया के साथ इसलिए जॉइंट वेंचर करता है कि उसके लेबर्स वगैरह बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। यहाँ पे इतना बेरोजगारी है, लोग को 50 रुपए भी दो तो सुबह से शाम तक काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो इसीलिए इंडिया के अंदर बहुत सस्ते में मिल जाता है लेबर। और इसका लास्ट पॉइंट लिखो, स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। अब इसका एग्जांपल समझो, हेडिंग लिखो स्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। देखो जैसे दो कंपनीज है, एक है एप्पल कंपनी और एक मान लो एक ऑरेंज कंपनी है, इन दोनों में से कौन सा स्टैब्लिश्ड कंपनी है बहुत पहले से? एप्पल कंपनी। मान लो ऑरेंज कंपनी कोई नया मार्केट में आया है, अगर कल के डेट में ये दोनों कंपनी एक साथ मिक्स हो जाते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, तो बताओ ऑरेंज कंपनी को एप्पल कंपनी का गुडविल का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना, क्योंकि एप्पल कंपनी इतने साल से इतने कस्टमर ग्रैब ग्रैब कर चुका है, उनको अट्रैक्ट कर चुका है अपने तरफ। तो कल के डेट में अगर दो कंपनी मिक्स हो जाते हैं, एप्पल और ऑरेंज, तो ऑरेंज कंपनी को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब वो मिक्स हो चुका है करके अब उसको भी लोग जानना चालू कर देंगे, अब उसका भी सामान बिकना चालू हो जाएगा एप्पल कंपनी के वजह से, क्योंकि उसका मार्केट में बहुत अच्छा गुडविल बना हुआ है। तो वही पॉइंट है स्टैब्लिश ब्रांड नेम। कोई एक अच्छे कंपनी के साथ हम लोग जब जॉइंट वेंचर करते हैं तो दूसरे कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है पहले कंपनी का। लिखो इस पॉइंट को, when two firms enter into a joint venture, when two firms enter into a joint venture, when two firms enter into a joint venture, one of the party gets benefit। अभी वाले एग्जांपल में जो ऑरेंज कंपनी है उसको बेनिफिट मिल रहा है। when two firms enter into a joint venture, one of the party gets benefit from others goodwill। दूसरे का जो इज्जत है मार्केट में, दूसरे का जो शोहरत है, नाम बना हुआ है, उस वजह से ऑरेंज कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। when two firms enter into a joint venture, one of the party gets benefit from others goodwill। ये GW मतलब गुडविल, गुडविल मतलब नाम, मार्केट में जो नाम शोहरत बना हुआ है वो। ये अकाउंट्स के चैप्टर 2 में भी पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट के अंदर। When two firms enter into a joint venture, one of the party gets benefit from others goodwill which is already established in the market। जैसे कि एप्पल इतने साल से स्टैब्लिश है, अब वो अगर जॉइंट वेंचर कर लिया ऑरेंज कंपनी के साथ तो ऑरेंज कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। इसका सेकंड पॉइंट, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेव्ड।
ऑरेंज कंपनी का इससे कितना पैसा बच गया? अगर वो जॉइंट वेंचर नहीं करता तो उसको इतना बड़ा बड़ा पोस्टर बनाना पड़ता, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता। अब उसको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वेल रेप्यूटेटेड कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में आ गया। A lot of investment is saved in this process. A lot of investment is saved in this process. There is a ready-made market waiting for a product to be launched. ऑलरेडी अच्छा खासा मार्केट एप्पल का बना हुआ है, तो ऑरेंज कंपनी जब मिक्स होगा तो ऑरेंज कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। और नीचे एक ऐसी एग्जांपल बना लो, एक एप्पल कंपनी, उसके नीचे लिखो स्टैब्लिश्ड कंपनी, और ऑरेंज कंपनी में लिखो न्यू कंपनी। तो जब दोनों ज्वाइंट वेंचर में होंगे तो ऑरेंज कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। ऑरेंज कंपनी will be benefited। तो जो ऑरेंज कंपनी होगा उसको बेनिफिट मिलेगा एप्पल कंपनी के गुडविल के वजह से। तो जॉइंट वेंचर करने का ये भी एक फायदा होता है। जल्दी जल्दी लिखो। ये सब में कोई भी एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है, बस फीचर्स है। तो एमएनसी का पहला, जॉइंट वेंचर का पहला फीचर है कि इसमें इंक्रीज हो जाता है रिसोर्स, मतलब पैसा भी ज्यादा आ जाता है, लेबर भी ज्यादा आ जाता है। सेकेंड, हम लोग को नए नए मार्केट को डिस्कवर करने मिलता है। जैसे जियो कंपनी अगर चाइना कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगा तो चाइना में उसको नया मार्केट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, दूसरे कंट्री के टेक्नोलॉजी को फ्री में यूज करने मिल जाता है अगर हम लोग दूसरे कंट्री के कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिए तो। जब दो कंपनी मिलते हैं तो दोनों कंपनी के आइडिया शेयर होते हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होते हैं। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब दो कंपनी मिलते हैं तो सस्ते में एक दूसरे का रिसोर्स यूज कर लेते हैं, और एक कंपनी को दूसरे कंपनी के गुडविल की वजह से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर लास्ट हेडिंग स्टार्ट करेंगे, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।